हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नाम को बाइंडिंग एनर्जी। सुने होंगे आप, है ना, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये क्लास 12 में भी ये टॉपिक और डिग्री में भी है। जब आप फिजिक्स लेते हो या केमिस्ट्री लेते हो, है ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह भी मिलेंगी ये टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग इसे अच्छे से एकदम बेसिक से समझेंगे आज। ठीक है, और मतलब एक क्वेश्चन करने की भी कोशिश करेंगे और हम लोग सीखेंगे प्रॉपरली कि इससे यहाँ से जो फॉर्मूला मिलेंगे हमें, वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो बाइंडिंग एनर्जी को समझने से पहले बाइंडिंग वर्ड का मीनिंग को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये आप हो और यहाँ पे आपका ये दोस्त है। ठीक है, दो ही दोस्त है मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने बोला कि ये जो आप हो, इसका जो मास है, मास कितना है 50 kg। ठीक है, तो इसका भी 50 kg मान लिया। ठीक है, तो अभी देखो दोनों का मास 50 एंड 50 है। अगर दोनों को मैं ऐसे बांध दूं, मतलब एक दूसरे से ऐसे बांध दूं, ठीक है, तो दोनों का मास को मैं अभी मेजर करूंगा टुगेदर। ओके, दोनों को मैं बिठाऊंगा, ओके, मेजरिंग बैलेंस में। तो दोनों का अगर मास मुझे 90 आए, एक्चुअल में कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए दोनों का, है ना। दोनों को मैंने क्या किया, सेपरेटली पहले मेजर किया, 50 आया, इसका भी 50 आया, फिर दोनों को बांध के ताई करके क्या किया, एक साथ मेजर किया, तो मुझे मास कितना है 90 आया। तो एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, 100 आना चाहिए था। तो 90 आया, तो मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ, गलत नहीं हुआ। ओके, तो ये जो 10 kg मास है, उस मास को कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो मास गया किधर। ठीक है, तो वही क्वेश्चन का आंसर है बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे जो 10 kg मास मिसिंग है, वो 10 kg मास कहाँ गया, दोनों को बांधने में गया। ठीक है, तो एक्चुअल में यही जो मास है, ये मास क्या हुआ, एनर्जी पे कन्वर्ट हुआ। अभी ध्यान से देखना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने बोला कि मास को हम एनर्जी पे कन्वर्ट कर सकते। तो इसका मतलब ये जो मास है ये एनर्जी पे कन्वर्ट हो गया। वही एनर्जी यूज हुआ, कहाँ पे यूज हुआ, दोनों को बाइंड करने में, यानी बांधने में। ठीक है, तो ये जो बाइंड करने में एनर्जी यूज हुआ, यानी बांधने में दोनों को एनर्जी यूज हुआ, तो यही एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, मास की, ये क्या है, मास है। ठीक है, ये अच्छे से समझना। ठीक है, तो मास की यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ वो मास यूज नहीं हुआ, क्या यूज हुआ, एनर्जी यूज हुआ। तो बीच में क्या हुआ, मास एनर्जी पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने बोला था कि E इज इक्वल टू mc², फेमस इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एनर्जी मास पे और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग न्यूक्लियस के केस में देख लेते हैं। किसके केस में, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक वर्ड को ध्यान में रखना होगा जो है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन सुने हो आप शायद, है ना। तो न्यूक्लियन का मीनिंग क्या है, NU। न्यूक्लियन वर्ड का मीनिंग क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जो रहते हैं, क्या रहते हैं बोलो, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हीलियम होता है, हीलियम की न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब हीलियम की टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है, 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की केस में, कार्बन की केस में मान लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन की केस में क्या होता है, प्रोटॉन कितना रहता है, कार्बन की केस में प्रोटॉन रहता है 6 और न्यूट्रॉन कितना रहता है, 6। तो कार्बन की केस में जो न्यूक्लियंस का नंबर है, न्यूक्लियंस का नंबर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल A से। तो इसका मतलब कार्बन की केस में कैपिटल A जो न्यूक्लियन के नंबर है वो कितना होंगे, 6 + 6। ठीक है, तो यानी 12 बोल सकते हो। ठीक है, तो कार्बन की जो न्यूक्लियन के नंबर यानी कैपिटल A है, न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो कितना, 12 रहेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग समझेंगे बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बोला, क्या क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ये सब एक दूसरे से ऐसे टुगेदर रहते हैं ना, एक साथ रहते हैं। तो इनको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखा ना, किसी ने बाइंड करके रखा ना, तो वो जो एनर्जी, जिस एनर्जी से ये बांधे हुए हैं,
उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे हम समझते हैं, सपोज यहाँ पे प्रोटॉन है, ये सब ये प्रोटॉन है मान लेते हैं, 2 प्रोटॉन मान लिया, और यहाँ पे क्या है, ये 2 न्यूट्रॉन है, रेड कलर न्यूट्रॉन है और ब्लैक कलर में प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इन चारों को जिस एनर्जी ने बांध के रखा, इसे टुगेदर जिस एनर्जी ने बांध के रखा, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी कितना होंगे, यानी बाइंडिंग एनर्जी निकालने की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कितना होंगे, आप में भी देखे होंगे बुक में ऐसे लिखते हो। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है आप लिखते हो ऐसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ZMP। ठीक है, प्लस आप लिखते हो A माइनस जेड एम एन माइनस, यहाँ पे लिख देते हो आप MN। ठीक है, और फिर क्या करते हो, यहाँ पे एक C की मल्टीप्लिकेशन कर देते हो। ठीक है, इसको मिटा देते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पता होता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ऐसे माइनस किया और C से मल्टीप्लाई किया, C² से मल्टीप्लाई किया और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस लेक्चर में क्या करेंगे, इसी का डिराइवेशन करेंगे कि ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आया कहाँ से और कैसे इसे फाइंड करना है और कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, देखो तो हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप हो और आपका जो दोस्त है, दोनों का मास अलग अलग कितना है, इतना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लेते हैं ये प्रोटॉन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन, और ये क्या है, न्यूट्रॉन। हमने ऐसे इमेजिन किया, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है जिसका वजन कितना है, 50 kg, और एक न्यूट्रॉन है जिसका वजन 50 kg है। तो सपोज मान लिया आपका और एक कॉपी है, मतलब आप 2 हो, इसका मतलब यहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे, ऐसे हम समझ रहे हैं, मतलब कि चीज़ों को डायरेक्टली नहीं देख रहे। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हम चीज़ों को रिजेंबल करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे भी मान ले इसका भी एक और एक कॉपी है, तो यहाँ पे मतलब 2 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि इसका मास कितना होंगे, इसका मास होंगे 2 × 50, और इसका मास कितना होंगे, इसका भी 2 × 50। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, ऐसे हमने समझा। ठीक है, तो इसका टोटल मास कितना आएंगे, इसका टोटल मास आएंगे 100 kg, और इसका कितना आएंगे टोटल, इसका भी 100 kg आएंगे। तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन मतलब 2 लोग, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन मतलब 2 लोग। ठीक है, तो देखो दोनों का टोटल मास मतलब ये चारों लोगों का टोटल मास। ठीक है, इन चारों लोगों का टोटल मास एक साथ जब मेजर किया आपने, वो मास को हमने बोला न्यूक्लियस। ठीक है, तो चारों को जब मिलाया, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप मिलाओगे तब क्या मिलेंगे, न्यूक्लियस ही तो मिलेंगे, है कि नहीं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाया आपने, क्या मिला हमें, न्यूक्लियस मिला। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है, इसके मास को हमने लिखा M, मास ऑफ न्यूक्लियस, वो कितना आता है, लेट्स से 190 आता है। ठीक है, 190 kg ऐसे आया, हमने समझने के लिए ऐसे एज्यूम किया। ठीक है, तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, मतलब इन केस ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज एक न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस मान लेते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग एग्जांपल देखेंगे, लेकिन अभी कोई भी न्यूक्लियस मान लेते हैं। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और क्या है, ऐसे प्रोटॉन है, ये सब मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये सब न्यूट्रॉन है। ठीक है, 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। सपोज मान लेते हैं अगर हमें नहीं पता कितना यहाँ पे प्रोटॉन है, तो हम क्या समझते हैं, हम बोलते हैं कि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, Z हम लोग इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं क्या, कि कितना प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब सब जानते हुए ये सब शायद, ठीक है, ये मिले होंगे। तो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन कितना होंगे, न्यूट्रॉन के नंबर को हम लोग लिखते हैं A माइनस Z। ठीक है, तो देखो A मतलब क्या होता है, A मतलब टोटल नंबर इसमें कितना होंगे, 8 होंगे, है कि नहीं। तो 8 से अगर प्रोटॉन की नंबर, Z तो प्रोटॉन के नंबर है, तो 8 माइनस 4 करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो मिलेंगे ना, जो बच्चा कुचा है। तो ये ब्लैक कलर में जो है, इसको हमने सपोज न्यूट्रॉन बोला, तो न्यूट्रॉन कितना है, 4 है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है वो कितना है, 8 है, जिसको हमने A बोला। ठीक है, और फिर ये जो Z है, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन।
तो ए से अगर प्रोटॉन नंबर को माइनस करोगे क्या मिलेंगे, यहाँ पे जो बच्चा कुछ है वो है न्यूट्रॉन के नंबर, ठीक है। वो इसमें लिख देते हैं इसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हमें समझ में आया। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो सपोज अगर एक प्रोटॉन की मास यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ओके। तो एक प्रोटॉन की मास अगर mp लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, z नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ z प्रोटॉन्स इज इक्वल टू कितना होंगे बोलो, zmp होंगे कि नहीं, ठीक है। ये मास ऑफ कितना, z प्रोटॉन्स की, ठीक है। तो सपोज मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मान लिया स्मॉल n, ओके। तो अभी मास ऑफ a माइनस z कितना न्यूट्रॉन है, a माइनस z न्यूट्रॉन है ना। तो मास ऑफ a माइनस z न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना होंगे, a माइनस z फिर यहाँ पे लिखना mn, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि टोटल जो मास होंगे प्रोटॉन की वो होंगे दिस मच, और टोटल मास न्यूट्रॉन की कितना होंगे, इतना होंगे, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। वही चीज यहाँ पे है कि नहीं, तो प्रोटॉन की जो यहाँ पे टोटल मास 2 प्रोटॉन लिया था 2 लोग है ना, तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन लिया था 2 लोग आपका दोस्त, तो ये 100 था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फोकस करो एक बार कि जो दोनों का टोटल मास है, टोटल मास को हमने ऐसे प्लस किया सपोज, ठीक है। तो 100 प्लस 100 किया, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ से माइनस करो कितना, टोटल जो ये न्यूक्लियस की मास है 190 यहाँ पे हमने समझा था, तब कुछ इसका आंसर आएंगे ना, कितना आएंगे 10 आएंगे, है ना, 10 आएंगे। तो ये 10 kg आएंगे, ठीक है। तो ये जो 10 kg है यहाँ पे, इस 10 kg को हम बोलेंगे मास की डिफेक्ट, मतलब मास डिफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मिसिंग मास है इसको हमने क्या नाम दिया, मास डिफेक्ट, ठीक है। यूजुअली इसे हम लोग यूज करते हैं डेल्टा m सिंबल से, मतलब डेल्टा m इज इक्वल टू 10 kg जो है मास डिफेक्ट। यहाँ पे समझ में आया ना ये, ठीक है। तो ये भी आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये जो मास है इस केस में हम लोग एक्चुअल में फॉर्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं ना, तो इसलिए ये सब लिखना पड़ा। तो देखो ये जो मास है इंडिविजुअल मासेस, तो प्रोटॉन की मास इतना है और न्यूट्रॉन की मास इतना है। तो अगर मैं इसकी मास को और इसकी मास को प्लस करूं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे z mp प्लस a माइनस z, ठीक है, mn लिखा। ये क्या है, प्रोटॉन की मास और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की मास को प्लस किया, दोनों का मास को, ठीक है। तो फिर क्या किया, इससे माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, माइनस करना है हमें न्यूक्लियस के मास को। तो वही था ना, चारों को ऐसे बांध के एक साथ चारों को मेजर किया। यहाँ पे भी वही है, प्रोटॉन की मास को और न्यूट्रॉन की जो मास है सबको बांध के मतलब एक साथ इसी न्यूक्लियस को मेजर किया, ठीक है। मेजर करने के बाद जो मास आएंगे इस न्यूक्लियस की, इसकी मास को हम लोग ऐसे लिख देते हैं m कैपिटल N, ठीक है। तो m कैपिटल N इज द मास ऑफ न्यूक्लियस और ये स्मॉल m जो है ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में, ओके। तो देखो ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू अगर उसके कंपैरिजन में देखे वो है दिस मच, ठीक है। और ये जो mn है यही वैल्यू कितना है, ये है 190 कंपेयर की, ठीक है। तो दोनों की जो मास डिफरेंस होंगे उसको हमने क्या बोला, डेल्टा m, ठीक है। तो ये जो डेल्टा m है, ये डेल्टा m क्या है, मास डिफेक्ट। यहाँ पे जैसे हमें ये मिला मास डिफेक्ट डेल्टा m 10 kg, तो यहाँ पे भी ये है मास डिफेक्ट, ठीक है। तो वही है, ये जो मास डिफेक्ट है 10 kg, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी पे, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होंगे वही एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वो बाइंड करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डेल्टा m है, ये डेल्टा m क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, कहाँ पे कन्वर्ट होंगे, एनर्जी पे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो उस एनर्जी का नाम क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। और वही एनर्जी इन न्यूक्लियॉन्स को, इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांध के रखेंगे, ओके। आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नहीं आया तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो अभी लास्ट स्टेप, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या है, ये जो मास है इस मास को हमें एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो देखो अभी हमें पता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर,
आइंस्टाइन की जो फॉर्मूला है ना, तो क्या है, E इज इक्वल टू mc²। तो इस केस में ये जो m है, इस m को हम अगर डेल्टा m लिखे तो ये एनर्जी भी डेल्टा ही लिखेंगे, है ना। तो देखो ये डेल्टा m की वैल्यू कितना है, डेल्टा m की वैल्यू तो ये है ना, इसको हम लिख लेते हैं ZMP², नहीं स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a माइनस जेड, और फिर यहाँ पे लिखेंगे m स्मॉल n माइनस क्या लिखेंगे mn लिखेंगे, ठीक है। तो इस बार m कैपिटल N, ठीक है, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, c² को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमें क्या मिला, डेल्टा E, जो है बाइंडिंग एनर्जी। आया समझ में। तो बाइंडिंग एनर्जी की जो इक्वेशन है वो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ हाईलाइट कर लेते हैं, ये इसका मीनिंग क्या है इसे देख लेते हैं। तो ये जो डेल्टा सॉरी ये क्या है, ZMP, ठीक है। तो ये जो ZMP है ये क्या है, मास ऑफ Z प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन 2 है तो इसका मतलब Z की वैल्यू 2 होंगे, प्रोटॉन 3 है Z की वैल्यू 3 होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है मास ऑफ A माइनस Z न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिख देते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखो ये जो अगर सपोज उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन 4 है तो A माइनस जेड की वैल्यू कितना होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो A माइनस जेड की वैल्यू कितना होंगे, जितना न्यूट्रॉन्स की नंबर होंगे, ठीक है। तो ये जो M कैपिटल N है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे मास ऑफ होल न्यूक्लियस, मास ऑफ होल न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है उसका मास होंगे, ठीक है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता ही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे कैसे बाइंडिंग एनर्जी को निकाला जाता है, और वहाँ पे हम लोग समझ भी पाएंगे जो बाइंडिंग एनर्जी होंगे मतलब वो तो एनर्जी है, ठीक है। तो उसको हम लोग निकालेंगे कहाँ से, हम लोग उसे निकालेंगे मास से, ठीक है। इसका मतलब जो यूनिट्स होंगे मास में होंगे, तो उस मास की जो यूनिट है उसको हम लोग एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे, कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी की यूनिट पे, ठीक है। यानी एनर्जी का यूनिट आपको पता है, जूल होता है, एमई भी होता है ना, तो उन सब चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लो आराम से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है, हो गया ना, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, एक्चुअल में इजी नहीं है, क्योंकि आपको ये सब समझ में आया ना तो इजी लगेंगे आपको, ठीक है। अभी आप लोग एक्सपर्ट बन गए हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें दिया गया और इसे लिखा गया अल्फा पार्टिकल इन MeV, तो एनर्जी को MeV पे चाहिए, ठीक है, ये फोकस करना है। तो फिर हमें दिया गया कुछ चीज़ें गिवन है, तो गिवन क्या क्या है, जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.007825 AMU। फिर दिया गया हमें MN मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.008665 AMU। और फिर दिया गया मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस जिसे हमने बोला MN, ठीक है। तो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ये है 4.0028, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं AMU, ठीक है। ये सब हमें दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ दिया गया कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 MEV, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही दिया रहेंगे चीज़ें, तो ये एक्चुअल में 931.5 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब राउंड फिगर कर लेते हैं कैलकुलेशन ताकि से अच्छा हो, है ना। तो देखो ये जो कन्वर्जन है
1 AMU इज इक्वल टू दिस मच, ये कैसे होता है, मैंने अभी भी एक वीडियो बनाया था, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे ये कन्वर्जन होता है। मतलब 1 AMU जो ये क्या है, AMU मतलब मास की यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ मास है ना। तो यहाँ पे ये जो MA भी है ये क्या है, ये है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी का यूनिट है। तो मास की यूनिट को अपने एनर्जी की यूनिट पे कन्वर्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको किलोमीटर को मीटर पे कन्वर्ट करो, कितना होंगे बोलो, 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये किलोमीटर जो यूनिट है ये लेंथ की यूनिट है, यहाँ पे जो मीटर है ये भी लेंथ की यूनिट है। तो लेंथ का यूनिट को अपने लेंथ पे ही कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, अपने यूनिट ऑफ मास को एनर्जी पे कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होता कैसे है, मैंने अभी वीडियो बनाया, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। एकदम आराम से समझा दिया मैंने, बेसिक से चीज़ों को समझाया, ठीक है। तो हम लोग अभी फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अगर सपोज एक अल्फा पार्टिकल है, उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना होंगे उसे निकलने दिया, ठीक है। तो अभी जो हमने समझा कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी, जिस एनर्जी से मतलब जो न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, इनको आपस में बांध के रखते हैं, ठीक है। तो वही होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके लिए हमें जानना होगा ना ये अल्फा पार्टिकल है क्या, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर जो प्रोटॉन की नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होंगे वो भी जानना होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए, अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस। ओके तो मान लेते हैं ये एक हीलियम एटम है, मैंने क्या बोला, एटम बोला, वर्ड को आप ध्यान से रखना। ओके तो ये जो न्यूक्लियस है एटम के अंदर, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये एटम हीलियम है, ठीक है। तो हीलियम एटम पे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितना होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ओके तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं दिया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कोई कुछ नहीं बोला गया, हमें बोला कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका MeV, तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस मतलब सिर्फ ये न्यूक्लियस रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल में जो रहेंगे हीलियम न्यूक्लियस में भी वही चीज रहेंगे। तो हीलियम न्यूक्लियस में प्रोटॉन 2 रहते हैं, न्यूट्रॉन 2 रहते हैं ना। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल में कितना प्रोटॉन रहेंगे, बोलो कितना रहेंगे। तो अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन रहेंगे और न्यूट्रॉन्स कितना रहेंगे, न्यूट्रॉन्स भी 2 रहेंगे, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की यह है कहानी कि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि अल्फा पार्टिकल में कितना प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन मतलब Z की नंबर, ठीक है, Z कितना रहेंगे 2 बोलोगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना रहेंगे, न्यूट्रॉन मतलब A-Z, ठीक है। तो A-Z कितना रहेंगे, 2 रहेंगे, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं Z से, और एक है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आया ना समझ में, ओके इजी है ये सब चीज़ें। तो अल्फा पार्टिकल में Z की वैल्यू 2, A-Z की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पे हमें दिया गया मास ऑफ प्रोटॉन इतना सा दिया गया है ना। तो अगर मैं ZMP को, फॉर्मूला क्या था एक्चुअल में, तो फॉर्मूला था, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था कि डेल्टा M इज इक्वल टू कितना था, ZMP, ठीक है, प्लस कितना था, प्लस A-Z Mn, ठीक है, माइनस Mn, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये था फॉर्मूला। ओके तो ये डेल्टा M क्या था, मास डिफेक्ट था। इससे हम लोगों को निकलना है बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन में यही तो पूछा ना, तो ये आसान है, E इज इक्वल टू MC² लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, ZMP, ठीक है। तो ZMP की वैल्यू हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ZMP। तो Z मतलब कितना, क्या
कितना प्रोटॉन है, ठीक है। तो Z मतलब हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू 2 हुआ, Mp की वैल्यू कितना दिया गया, इतना, ठीक है, 1.00782 AMU, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ आ जाएंगे, है ना। मैं यहाँ पे देख के लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये आएंगे 2.015 आप लोग भी एक काम करो ना, पेपर पेन लेके मेरे साथ करते जाओ, 65, ओके। तो ये होंगे AMU, ये ZMP की वैल्यू है। तो फिर A माइनस Z MN की वैल्यू कितना होंगे, तो A माइनस Z की वैल्यू कितना है, 2 है ना, इनटू Mn की वैल्यू कितना है, Mn की वैल्यू ये देख कर रखा है ना, 1.008665 इन AMU, ठीक है, AMU। तो इसका जो आंसर होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना होंगे, यहाँ पे 2.01733, ठीक है, ये होंगे आंसर जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो Mn की वैल्यू यहाँ पे देख के रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू को बिठाऊँ तो हमें कितना मिलेंगे कि डेल्टा M इज इक्वल टू यहाँ पे जगह होंगे कि नहीं, ठीक है, होंगे सर। तो ZMP की वैल्यू ये है 2.01565 प्लस इसका वैल्यू होंगे 2.01733 माइनस Mn की वैल्यू होंगे 4.0028, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएंगे वो आंसर होंगे 0.03 0180 यूनिट किस में आएंगे, AMU, ठीक है। तो हमें क्या मिला फाइनली, डेल्टा M जो है मास डिफेक्ट। तो ये जो AMU है ये किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि मास को जो कन्वर्ट करना है ना, किस पे कन्वर्ट करना है, AMU को MeV पे मतलब एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, उसके लिए हम यूज करेंगे आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू mc² जो है ना, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा E हमें निकलना है, डेल्टा M की वैल्यू कितना है, इतना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 0.03018 AMU, ठीक है, इनटू कितना होंगे 3 इंटू 10⁸। एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो वैल्यू हमने 3 लिखा है ये राउंड ऑफ करके लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की जगह पे हमें एक्चुअल वैल्यू को लिखना होगा। तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 2.99, यहाँ पे कुछ ऐसा है 2. C की वैल्यू जो होता है ना 2.9979 होता है, ठीक है, 79 ये एक्चुअल वैल्यू होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके 3 लिख देते हैं, ठीक है, 3 भी सही है ना। तो अभी हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन परफेक्शन अगर देखना है कैलकुलेशन में, तो हम लोग को ऐसे परफेक्ट वैल्यू को लिखना पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा देना, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे एक आंसर आएंगे, वही आंसर होंगे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिक्कतें होंगे तो आप लोग इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, मतलब 1 AMU की जो वैल्यू है 931 MeV, इसको यहाँ पे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा के, ठीक है। तो देखो अगर हम इस मेथड को ना करें, ठीक है, इसको हम अगर ना करें एनर्जी निकालने के लिए, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 1 AMU = 931 MeV, तो इतना AMU में कितना होंगे, ठीक है। तो कितना, तो 0. यहाँ पे लिख देते हैं 0.03018, ठीक है, AMU इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको यूज करना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ऊपर
931 यूनिटरी मेथड ये सब, ठीक है, 931 MeV डिवाइडेड बाय 1 AMU इनटू, इसको लिख देंगे यहाँ पे 0.03018 AMU, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया। तो जब यहाँ पे देखो AMU कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो हमारे पास रहेंगे 931 MeV इंटू दिस मच, ठीक है। तो ये AMU दोनों कट गया, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे आंसर कितना आएंगे आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे देख के लिखता हूँ, आप लोग लेकिन करना, मिस नहीं करना। ओह किधर गया, घूम हो गया सेट। ओके, इतना बड़ा बुक यहाँ पे तो मिलना मुश्किल है अभी, कहाँ खो दिया मैंने। ओके कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, रुको एक सेकंड। हाँ, तो आंसर कितना आएंगे 28.097 MeV, ठीक है। तो फाइनली जो ये वैल्यू आया, ये किसकी वैल्यू है, बाइंडिंग एनर्जी की, ठीक है। ये वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी की, होगा, आया समझ में, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे आया, तो वही मतलब डेल्टा एम जो है, डेल्टा एम की वैल्यू इतना है AMU पे, ठीक है। तो वही AMU को हमने कन्वर्ट किया किसमें, एनर्जी पे कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और मैंने क्या बोला, ये जो इक्वेशन आया कहाँ से, इसकी मैंने पूरा एकदम डिराइवेशन की है, एकदम बेसिक से एंड तक अच्छे से डिराइवेशन की है इसकी, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देख लेना चाह के, ठीक है। तो इसकी डिराइवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रट्टा मरते हैं हम लोग, ठीक है। मैं भी वही किया था क्लास 11-12 में, जब था रट्टा मरते थे चीज़ों को, बेसिक से चीज़ों को नहीं देखते थे, है ना। तो बाद में दिक्कतें आ जाते हैं, ठीक है। तो कितना रट्टा मारोगे फिजिक्स, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह में सही होंगे। बाद में जब आप लोग क्लास 12 के बाद डिग्री पर होगी या इंजीनियरिंग ब्रांच में कहीं पे जाओगे, है ना, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें सही होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने बेसिक्स को समझ लिया तो बाद में कभी दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। और मेन पॉइंट ये है कि मतलब जो इंटरेस्ट आप लोगों को डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्हीं सब चीज़ों से इंटरेस्ट बनती है। मतलब बेसिक चीज़ें अगर क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इंटरेस्ट अपने आप बिल्ड होते जाएंगे, ठीक है। तभी तो अच्छे से रिजल्ट अच्छा कर पाओगे, है ना, ठीक है। फिर तो वीडियो को लोगों दोस्तों से भी शेयर करना, है ना। थैंक यू।